3 बजे की 3 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के अजमेर और नागौर जिले के दौरे पर है। आज अजमेर में राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं और इसके बाद नागौर में किसानों को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अजमेर के वीर तेजाजी महाराज मंदिर में पूजा की और कांग्रेस पहली बार कृषि कानूनों के विरोध को लेकर हो रही सभाओं में प्रतीकों की राजनीति कर रही है। तो वहीं कल हनुमानगढ़ के पीलीबंगा और श्रीगंगानगर के पदमपुर में कांग्रेस नेताओं ने किसानों को संबोधित किया था और वहीं आज अजमेर के रूपनगढ़ की किसान सभा में राहुल गांधी ट्रॉली के स्टेज पर बैठकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूपनगर के मैदान में किसानों को ट्रैक्टर के साथ ये बुलाया गया है। राहुल गांधी के लिए भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही मंच ये बनाया गया है। राहुल गांधी की आज आखिरी रैली नागौर जिले के मकराना में होने जा रही है और नागौर को जाट राजनीति की धुरी माना जाता है। यह भी बता दें आपको कि राजस्थान में कृषि कानूनों का विरोध सबसे ज्यादा जाट जाति के लोग ही कर रहे हैं, मगर नागौर जिले के ही परबतसर में होने वाली राहुल गांधी की आखिरी किसान सभा रद्द कर दी गई है। तो बताया यह भी जाता है कि परबतसर के विधायक यानी कि रामनिवास गावड़िया सचिन पायलट के करीबी हैं और वहां पर पूरी रैली की जिम्मेदारी वही संभाल हुए थे और हर जगह पर परबतसर में सचिन पायलट और राहुल गांधी के पोस्टर बैनर लगे हुए थे और ऐसे में परबतसर की रद्द हुई सभा को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान से लगातार आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी नागौर में पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी के दौरे पर क्या सियासी मायने लगाए जा सकते हैं, लगातार आप देख सकते हैं कि यहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत और साथ में बीच में बैठे हैं राहुल गांधी और अजमेर में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली है और इसी के चलते आपको बता दें नागौर में किसानों का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। राजस्थान दौरे पर राहुल गांधी है और ये राजस्थान में 2 दिन के दौरे पर थे और आज आखिरी दौरा है राहुल गांधी का। अजमेर में राहुल गांधी ट्रैक्टर ट्रॉली के में सवार होकर आए हैं और किसानों के समर्थन में आए हैं। तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के अजमेर और नागौर जिले के दौरे पर हैं। आज आखिरी दौरा है राहुल गांधी का और पहली बार ऐसे किसानों के समर्थन में अजमेर में आए हैं। महापंचायत लगातार की जा रही है कांग्रेस के तरफ से और किसानों को पूरी तरीके से अपना समर्थन दिया हुआ है कांग्रेस से। और अहम जानकारी बता दें कि आज अजमेर में राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। इसके लिए पंजाब से हरियाणा से उसके बाद में पूरे देश के अंदर जल बना हुआ है। मोदी सरकार डबल लूटी हुई है, सड़कें खोदी गई है, कीड़े लगा दी गई है, चल पानी के मौजूद हो रही है, गाड़ीचार हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है आप सब बातों को जानते हो। इसलिए मैं आह्वान करूंगा राहुल जी अभी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो राजस्थान में आए हैं राहुल जी, मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से उनका आगे स्वागत करता हूं और मैं उनको निवेदन करूंगा वो अपनी बात मुझे बताएं। राहुल गांधी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, बताओ नमस्कार। आज मैं आपसे ये जो किसान ये जो 3 नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं मैं बात करने आया हूं। इन कानूनों के पीछे सोच क्या है, इन कानूनों का लक्ष्य क्या है। अरे मोबाइल पीछे अच्छा हो जाए क्या हो गया ट्रेन में लक्ष्य क्या है। 3 कानून है। पहला कानून कहता है
अर्चना कि हिंदुस्तान बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, अरे इसको फोन कर देना ट्राइपॉड पे जितनी भी सब्जी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। भाइयों बहनों, अनाज खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो मंडी का क्या मतलब रहा? पहले कानून का लक्ष्य मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून कहता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मतलब दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने का कानून है। और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो वो अदालत में नहीं जा पाएगा। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का बिजनेस है। अगर आप सोचते हैं कि गाड़ी बनाने, तो आप गलत फहमी में हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि है। और ये सबसे जरूरी बात सुनिए, 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और यह बिजनेस किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर आप गाड़ी बनाने का बिजनेस देखें तो वहां एक व्यक्ति का है, पूरा का पूरा धंधा उनका है। कृषि का बिजनेस ऐसा नहीं है। कृषि का बिजनेस हिंदुस्तान के 40% लोगों का बिजनेस है। इसमें किसान शामिल है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, ये सब इस बिजनेस के भागीदार हैं। अब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं नरेंद्र के 2 मित्रों के हवाले हो जाए। कानूनों का यही लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो आपका है, जो 40% हिंदुस्तान का है, वो सिर्फ 2 लोगों के हाथ में चला जाए। और हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि हम मर जाएंगे मगर हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। और ये मत सोचिए कि सिर्फ किसान बोल रहा है। किसान के पीछे मजदूर खड़ा है, मजदूर के साथ छोटा व्यापारी खड़ा है। अगर नरेंद्र मोदी के ये कानून लागू हो गए तो याद रखिए सिर्फ किसान को नुकसान नहीं होगा। आज जो सड़क पे मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो रेहड़ी पटरी से माल बेचते हैं, रेहड़ी पटरी वाले, ये सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। एक नहीं बचेगा, सब के सब हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के लिए काम करेंगे। और देखिए, दूसरे कानून का लक्ष्य समझिए, दूसरे कानून का लक्ष्य समझिए। आज 30% अनाज उसके गोदाम में है। दूसरा कानून इसी व्यक्ति को 80
90% अनाज पे कंट्रोल दे देगा। और अब जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छी तरह सुनिए। आने वाले समय में जब किसान अपना माल बेचने जाएगा तो उद्योगपति अपने गोदाम से अनाज, फल और सब्जी मार्केट में डालेगा। जैसे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी वैसे दाम घटेगा और किसान को कम से कम दाम में अपना अनाज, अपना फल, अपनी सब्जी बेचनी पड़ेगी। उसके बाद बनके फल खरीदने जाएगा, सब्जी खरीदने जाएगा, अनाज खरीदने जाएगा। वही उद्योगपति मार्केट से अनाज, फल, सब्जी खरीद के अपने गोदाम में डालेगा और जैसे ही वो अपने गोदाम में अनाज, फल और सब्जी डालेगा, दाम एकदम से तेजी से ऊपर बढ़ेगा और फिर वही किसान जिससे पहली बार चोरी की गई बेचने में, उससे दूसरी बार चोरी की जाएगी खरीदने में। ये दूसरे कानून का लक्ष्य है। पहले कानून का लक्ष्य बता देता हूं। आज जो पूरा सिस्टम है छोटे छोटे व्यापारियों का, इस सिस्टम को नष्ट करने का ये पहला कानून है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पूरा का पूरा अनाज, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सब्जियां, फल एक ही ब्रांड, एक ही तन में पूरी हिंदुस्तान में बिके। ये कह रहा हूं, मैं छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस वालों को कह रहा हूं, मैं मजदूर कह रहा हूं, सुन लो। बात आज नहीं मानी तो मत मानो। जब ये कानून लागू होंगे हिंदुस्तान के कोई भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हां, ऑप्शन दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन है। और आप देख लेना, कोरोना के समय मैंने कहा था, फरवरी में कहा था देश को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। मेरे मीडिया के मित्रों ने मेरा मजाक उड़ाया। और फिर इन्हीं के घरों में, इन्हीं के परिवार के लोग बीमार हुए। नोटबंदी के बारे में मैंने कहा था यह गरीबों से चोरी है। आपके देश से पैसा निकालकर सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के जेब में डाला। जीएसटी के बारे में मैंने कहा था ये छोटे व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को, बड़े मिडिल साइज बिजनेस वालों को मारने का तरीका है, उनसे चोरी करने का तरीका है और उनका जो धंधा है, उनका जो काम है, उनका जो व्यापार है, उनसे छीनने का है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों को देने का है। अब मैं कह रहा हूं ये जो 3 कानून बना। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लगातार जिस तरीके से आपको बता दें कि राहुल गांधी 2 दिन के महापंचायत कर रहे हैं, राजस्थान के अजमेर में है और इसी के चलते आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के अजमेर में आज महापंचायत कर रहे हैं राहुल गांधी और किसानों के समर्थन में है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा के आरोपी इकबाल सिंह और दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की टीम लाल किला लेकर पहुंची है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम दोनों से पूछताछ में जुटी हुई है और इस जांच को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्राइम ब्रांच सीन रिक्रिएट कर घटना की जानकारी जुटाने में लगी हुई है और जिससे जाना जा सके कि कैसे लोग यहां पहुंचे और किस तरह से हिंसा हुई, क्या क्या किया गया और किस तरह हिंसा के बाद ये लोग लौट कर गए हैं। बता दें आपको कि पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने दावा किया है कि वो भावुक होकर किसानों के साथ जुड़ गया था। हालांकि पूछताछ में दीप सिद्धू ने साफ किया है कि उसका जुड़ाव किसी कट्टरपंथी संगठन से नहीं है। दीप सिद्धू ने यह भी कहा कि उसे शक था कि सरकार के साथ बातचीत में और दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान नेता नरम हो रहे थे। लॉकडाउन के बाद दीप सिद्धू को कोई काम नहीं मिला था और अगस्त में जब किसान आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ तो वो इसके प्रति आकर्षित हो गया था। वो 28 नवंबर को किसानों के साथ दिल्ली पहुंचा। गणतंत्र दिवस परेड से कुछ दिन पहले सिद्धू ने अपने समर्थकों के साथ निर्धारित मार्ग को तोड़ने का ये फैसला किया। दीप सिद्धू ने तब अपने समर्थकों से कहा कि वे वॉलंटियर के जैकेट चुराए और इससे पहले आरोपी दीप सिद्धू ने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे किए। दीप सिद्धू ने बताया कि लाल किला हिंसा के बाद संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू ने सोनीपत में अपना मोबाइल बंद कर दिया था। इसके बाद इसने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया था और इसने इन लोगों के नामों से फोन कई दिन चलाए थे और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को जांच में ये भी पता लगा कि दीप सिद्धू ने व्हाट्सएप और मैसेंजर पर 2 ग्रुप बना रखे थे। इस ग्रुप में लखा, सिधाना और जुगराज जैसे आरोपी जुड़े थे। जुगराज ने ही लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया था। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से बताया जा रहा है जहां लगातार दिल्ली हिंसा पर जो घटनाएं सामने आई थी, एक हिंसा फैलाई गई थी और इसी के चलते लगातार क्राइम ब्रांच की टीम एक्शन मोड पर है, गिरफ्तारियां का दौर जारी है। अगर बात करें दीप सिद्धू की और इकबाल सिंह की, जहां पर क्राइम ब्रांच ने रिक्रिएट को लेकर लाल किले पर पहुंचे थे, क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब? आ रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार आपको बता दें कि दीप सिद्धू और इकबाल सिंह के जिस तरीके से इनको रिक्रिएट के लिए लाल किले पर ले जाया गया, किस रास्ते से ले जाया गया, वो सब हम आपको इस दौरान बताएंगे। और इसी के चलते हम जानकारी ये दे दें कि कई खुलासे किए दीप सिद्धू ने और किसान 3 से 4 किसान नेताओं का भी नाम उजागर किया है। दीप सिद्धू ने यह भी बताया है कि मैं भावुक हो गया था किसानों के समर्थन में और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो किसान नेता है वो लगातार नरम हो रहे हैं और टीआरपी के लिए भी दिल्ली हिंसा में ऐसी वारदात को अंजाम दिया।
तो लगातार दिल्ली हिंसा का मामला है जहां दीप सिद्धू को रिक्रिएट को लेकर लाल किले पर ले जाया गया, क्राइम ब्रांच लेके गई और किस तरीके से दिल्ली हिंसा पर कैसे लाल किले पर ये झंडा फहराया था वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है, बताया है कि किस तरीके से वो दिल्ली हिंसा पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया था, कैसे पहुंचे थे। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, रिक्रिएट को लेकर लाल किले पर क्राइम ब्रांच लेके गई है दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को, तो इसके दौरान क्या क्या खुलासे सामने आए हैं अब? देखिए, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो दिल्ली में हिंसा थी यानी 26 जनवरी थी उसको दिल्ली पुलिस लगातार साबित करने की कोशिश करी और इसी को लेकर इकबाल सिंह और दीप सिद्धू को लेकर लाल के स्पेशल सेल की जो टीम थी वो लेके आई थी और उसको पूछताछ की जा रही थी कि कहाँ तक वो लाल किले तक आए थे और किस तरीके की पूरी हिंसा की गई और यहाँ तक कि जो उनका रोल था वो भी उनसे पूछताछ के दौरान पता लगा कि वो लाल किले के अंदर कहाँ तक वो गए थे और उनकी जो रणनीति थी, क्या वो रणनीति कितनी बड़ी थी और कहाँ जाना था उनको, ये सारी पूछताछ की जा रही है। और जिस तरीके से लगातार दीप सिद्धू बार बार कह रहा है कि उसके लिए राजनीतिक पहलू नहीं था, वो सिर्फ किसानों के साथ भावुक होकर जुड़ा था और लगातार कहीं ना कहीं उसकी जो मंशा ऐसी कोई भी नहीं थी कि लगातार किसी को हिंसा करे। मगर जिस तरीके से अब कैसे दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो लगातार पूछताछ करती नजर आ रही है और लगातार जिस तरीके से उनको इकबाल सिंह को और कह सकते हैं दीप सिद्धू को लाल किले तक लेके आए तो उससे साफ जाहिर है दिल्ली पुलिस इस गुत्थी का सोल्यूशन ढूंढती नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस लगातार और भी गिरफ्तारी कर सकती है। मगर देखना होगा आज जो दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेके आए तो दीप सिद्धू और इकबाल सिंह कितने बड़े खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये जानकारी में यही निकल के आ रहा है कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो दीप सिद्धू का जो कहना है कि वो भावुक होकर इसके आंदोलन से जुड़ा था और यही चीज इकबाल सिंह का कहना भी, क्योंकि इकबाल सिंह भी एक सट्टेबाज था और सट्टेबाज के विरुद्ध तो खाली बैठने की वजह से ही किसान आंदोलन में जुड़ा था। मतलब जिस तरीके से आप दिल्ली पुलिस कोशिश करती नजर आ रही है उससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय के अंदर कुछ बड़े नामों का खुलासा किया जा सकता है। जी राजीव, इसी के चलते एक अहम जानकारी ये भी सामने आई है कि जिस तरीके से जहां पर दीप सिद्धू को सिंगू बॉर्डर की तरफ ना ले जाकर बल्कि बंगला साहिब गुरुद्वारे में मौजूद था पहले से दीप सिद्धू और वहीं से एंट्री कराई गई है लाल किले पर, तो इस पर दीप सिद्धू या पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरीके से बात करें दीप सिद्धू के लाल किला तो बंगला साहब गुरुद्वारे से वो एकदम उसमें आया था और फिर वो ट्रैक्टर रैली के अंदर आया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब के तरनतारण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि बीएसएफ के जवानों ने देर रात 2:30 पर सीमा पर बाढ़ के पास संदिग्ध गतिविधियों देखी थी और खतरे को भांपते हुए उन्होंने गोली चलाई। अधिकारी ने बताया कि आज सुबह तलाशी अभियान चलाया गया तो वहां एक पाकिस्तानी घुसपैठिया का शव बरामद हुआ। शव के पास ही हेरोइन के 14 पैकेट और साथ ही एक मैगजीन, 6 गोलियां और 2 मोबाइल फोन मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सांबा जिले से लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। ये पिछले साल कश्मीर में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं और 1 पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल था। पुलिस महानिरीक्षक यानी कि विजय कुमार ने बताया कि अनंतनाग पुलिस की एक टीम ने जम्मू के सांबा में यह आतंकवादी संगठन लश्कर के जहर अहमद उर्फ खालिद को गिरफ्तार किया है। ये बारी ब्राह्मण में छिपा था और साल वेसु कुलगाम में और 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं, साथ ही कुलगाम के फुर्रा में एक पुलिसकर्मी की हत्या में खालिद का हाथ ये बताया जा रहा है। गिरफ्तार आतंकी ने 2004 में पीओके में आतंकवादी ट्रेनिंग ली थी। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए तरनतारण से हमारे संवाददाता बलजीत जुड़ गए हैं। बलजीत, बड़ी खबर है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल के ने एक घुसपैठियों को मार गिराया है। अब फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है वहां पे? जी, बताना चाहेंगे कि आज सुबह बीएसएफ की 103 बटालियन अमरकोट ने सेक्टर खालड़ा में एनएस और बीएसएफ के सर्च अभियान के दौरान 8 किलो
14 किलो 805 ग्राम हेरोइन बरामद की है। और इसी दौरान बीएसएफ ने एक नशा तस्कर को भी मार गिराया है और उसके पास से एक पिस्तौल और 5 जिंदा राउंड और 2 पाकिस्तानी मोबाइल बरामद हुए हैं। जी तो बलजीत, अब फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है, वहां पर मौजूदा हालात क्या है जिस घुसपैठियों को मार गिराया है, और आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बताना चाहेंगे कि बीएसएफ की ओर से यहाँ पर सर्च अभियान चालू है और इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है और इसको लेकर अभी कोई भी बीएसएफ अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी अपडेट मिलती है तो उसको जरूर बताया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।